आपके साथ हूं मैं दीपा फिलहाल उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं जोशीमठ की खबर के साथ, जिस पर इन दिनों पूरे हिंदुस्तान का फोकस है। जोशीमठ में इमारतों को खाली करवाने का विरोध हो रहा है। आपदा प्रभावित मांग कर रहे हैं कि सरकार पहले उनके पुनर्वास की स्थिति साफ करे और ये बताए कि उन्हें उनके घरों का कितना मुआवजा मिलेगा। आपदा प्रभावितों का दर्द है। ये दर्द उन आशियानों के उजड़ने का है जिन्हें बनाने में जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी। जोशीमठ में मलारी होटल के सामने रह रहे लोग हंगामा कर रहे हैं। उनका विरोध इस बात को लेकर है कि सरकार की तरफ से जो आर्थिक मदद मिल रही है वो बेहद कम है। टीपीसी बंद कराओ, वो हमें नहीं चाहिए। क्या पूरा मुआवजा अभी चाहिए? नहीं ऐसा नहीं चाहिए। चाहिए पूरा मुआवजा। पूरा हमको जो घर चाहिए, हमको घर जैसा हमारा घर था वैसे, हाँ जैसा घर था वैसे। घर चाहिए, घर चाहिए, जमीन चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। पूरा मकान का पूरा मुआवजा चाहिए हमको। बारिश की चेतावनी के बावजूद डेंजर जोन में रह रहे लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं है। होटल के ठीक सामने डेंजर जोन घोषित किया गया है, बावजूद इसके लोग घर खाली करना नहीं चाहते हैं। नहीं पैसे तो नहीं। जोशीमठ चाहिए हमको। जोशीमठ ही चाहिए। हाँ जोशीमठ। यहीं रहेंगी, जाएंगी नहीं? कहाँ जाएंगे हम? क्या रहेंगे हम? जोशीमठ रहेंगे। हाँ। आपदा प्रभावित सरकार के रुख से नाराज है, मगर मुख्यमंत्री के सचिव का कहना है कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। राहत पैकेज जो 1.5 लाख रुपए हैं वो किस तरीके से उसे दिया जाएगा? 50,000 रुपये शिफ्टिंग, और एक सवाल मेरा इसमें ये भी रहेगा कि क्या सभी लोग जो डेंजर जोन में हैं उनको शिफ्ट करना अनिवार्य तौर पे किया जाए? कई लोग ऐसे हैं कि जो नहीं जाना चाहते। जितने मकान में लाल निशान लगे हैं उन मकानों में दरार बड़े खतरनाक तरीके से है। उनकी संख्या 87 है, तो इन 87 परिवार को तो ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं। इसके अलावा जो 723 का नंबर है वो हल्के दरारें हैं और डेंजर जोन में है, लेकिन बहुत ज़्यादा दरारें नहीं हैं। तो लेकिन जो 50,000 रुपये हम लोग दे रहे हैं वो सबके लिए दे रहे हैं। वो सभी लोग जो 723 मकान हैं वो सुरक्षित जगह पे चले जाए, असुरक्षा पैदा होने तक वेट ना करें। आपदा प्रभावितों का दर्द भी अपनी जगह ठीक है। यही वजह है कि विपक्ष भी उनके मुद्दे को उठा रहा है। बहुत विध्वंसक स्थिति है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास जोशीमठ की स्थिति के समझने और निपटाने की कोई समझ नहीं है। होटल तोड़ने के आदेश दे दिए हैं, घरों को तोड़ने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन मुआवजा क्या दिया जाएगा उनको अभी तक नहीं बताया गया है। आप घर तोड़ देंगे आदमी का और मुआवजा नहीं बता रहे हैं, और कहाँ उनको बसाया जाएगा वो नहीं बता रहे। लोगों से कह रहे हैं घर खाली करो, अरे खाली करो, एक एक होटल के कमरे में टिका दे रहे। ये तो साफ हो चुका है कि अगर जोशीमठ को बचाना है तो कुछ इलाकों को खाली करवाना होगा और वहां बनी इमारतें भी गिरानी होंगी। मगर सवाल ये है कि लोगों के विरोध के बाद सरकार आखिरकार क्या रास्ता निकालेगी। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रवि कैंतुरा के साथ रणजीत रावत की रिपोर्ट। जोशीमठ आपदा को लेकर मुख्यमंत्री के सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कई बड़ी बातें कही हैं। जमीन से पानी का रिसाव लगातार घट रहा है, ये उन्होंने कहा। 7 जनवरी के बाद नहीं बढ़ी है दरारें, ये भी उन्होंने बात कही है। प्रभावित परिवार को 1.5 लाख रुपए अंतरिम सहायता मिलेगी, जिसमें 50,000 रुपए शिफ्ट करने के लिए दिए जाएंगे। वरुणावत उत्तरकाशी की तर्ज पर दिया जाएगा मुआवजा। अभी सिर्फ 2 होटल का गिराया जाना डिसाइडेड है। यहाँ निकलने वाले पानी में तेल या केमिकल नहीं है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। नरसिंह मंदिर में दरार नहीं आने का दावा उन्होंने किया है। तो जोशीमठ आपदा पर बड़ी बातें क्या रही मुख्यमंत्री के सचिव की, वो आपको बता रहे। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर अब एक्सपर्ट एजेंसियों ने भी अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। दरारों के पीछे अलग अलग वजहों को कारण बताया जा रहा है। इसमें एक सबसे मुख्य कारण और बड़ा कारण, जिस स्थान पर जोशीमठ शहर बसा है वहां मिट्टी का बेहद कमजोर होना माना जा रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर कलाचंद साई ने एबीपी गंगा से इस पर खास बातचीत की है, सुनवाते। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर वाडिया इंस्टीट्यूट की टीम अपना टेक्निकल सर्वे कर रही है। अलग अलग एक्सपर्ट वहां अलग अलग तरह से सर्वे कर रहे हैं और इस सर्वे की रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी, उसके बाद आगे का मंथन किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कालाचंद साई जी हैं। सर, टीम हमारी पहुँच गई है वहाँ पर, किस तरह का प्राथमिक सर्वे उसमें होगा और क्या क्या चीज़ें हम अभी शुरुआत दौर में उसमें चीज़ें देखेंगे? देखिए, अभी जो संकट पैदा हुआ है जोशीमठ में,
इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बहुत अच्छा कदम उठाया है। एंड ये लोग एक कमिटी, हमारा उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक टीम कॉन्स्टिट्यूट किया है। इसमें वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालयन जियोलॉजी ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर। तो हमारा जिम्मेदारी डिफ़ाइन किया गया है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारा 6 साइंटिस्ट और 2 टेक्निकल स्टाफ इस वक्त फील्ड में है। वो लोग भिन्न भिन्न काम में व्यस्त है एंड ऑर्गेनाइज़ कर रहा है किस तरह से वहाँ से नया डेटा लेकर के आएगा, नया उसका एनालिसिस करके किस तरह से इस रीजन में हम और चीज़ के बारे में पता चलेगा, इसका कारण का बदल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज़ बोलना कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारा टीम इस वक्त फील्ड में है, एक टीम तो व्यस्त है वहाँ पर सब सरफेस इमेजिंग के लिए। तो उस इमेजिंग से हमको ये पता चलेगा वो सब सरफेस में फॉल्ट्स कैसा है, उसका डायरेक्शन क्या है, वो कितना डेप्थ तक डिस्पोज्ड है। तो इस तरह का जब हमको मालूम पड़ेगा तब हम लोगों को और थोड़ा आसान होगा वहाँ का टेक्टोनिक मूवमेंट का बारे में पता चलाने के लिए, क्योंकि हम लोग को सभी को मालूम है ये सेस्मिक जोन 5 में ये आता है, तो इसका सेस्मिसिटी चल रहा है। और इस तरह से अगर हम लोगों को फॉल्ट एंड लोकेशन डिस्पोजिशन मालूम चले तो सेस्मिसिटी अंडरस्टैंडिंग में इजी होता है, उसके रिकमेंडेशन हम लोग कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग इस रीजन अभी जिस सिचुएशन में देख रहे हैं इसमें कभी अभी हम लोग तो बता नहीं सकता है, बट सेस्मिकली सिंस एक्टिव जोन है वहाँ पर अगर कुछ अर्थक्वेक आ जाता है तो अर्थक्वेक की वजह से जो भी बिल्डिंग थोड़ा टिल्टेड हो गया है और लैंडस्लाइड स्लोप रीजन में कुछ न कुछ रूप में आ जाता है एंड आने का संभावना है। तो हम लोग इसके लिए इस रीजन को सेस्मिसिटी स्टडी, कहाँ पर सेस्मिसिटी और अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके संधान के लिए भी एक टीम है जिसमें वो ब्रॉडबैंड सेस्मोमीटर लगाए हैं। उधर जोशीमठ को लेकर आईआईटी कानपुर के भूवैज्ञानिक प्रोफेसर राजीव सिन्हा ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि दरारों के बाद जोशीमठ को दोबारा बसाना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने हाल ही में वहां ड्रोन सर्वे किया है, इस बात का भी जिक्र किया। वही जल्द सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे। जोशीमठ और कर्णप्रयाग जैसे एरिया की जो जियोलॉजिकल सेटिंग है वो क्या है, जो इम्पॉर्टेंट बात है ये समझने के लिए कि 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक तो कि ये साइस्मिकली एक्टिव जोन है, जोन 5 में आता है ये सारा का सारा जोन। तो अर्थक्वेक्स यहाँ पे बहुत कॉमन है, लैंडस्लाइड्स यहाँ पे बहुत होती हैं, क्योंकि ये एरिया सारा बहुत स्टीप टेरेन माना जाता है और टोपोग्राफी यहाँ की ऐसी है कि पत्थरों की गिरने की संभावना बहुत रहती है। तो ये 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ जो आपको समझने की बात है कि ये सारा का सारा एरिया जो है वो पुराने लैंडस्लाइड की डेब्रीज पे बना हुआ है। तो इसकी जितने यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं वो सब एक तो अनप्लान्ड है और दूसरी बहुत ही वीक फाउंडेशन पे बने हुए हैं। जोशीमठ आपदा पर चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने बताया है कि अब तक 723 घरों में दरार आ चुकी है। जहां पर ज्यादा खतरा है उन्हें विस्थापित किया गया है। लोगों को जरूरत की चीजों को मुहैया करवाया जा रहा है। कि अभी तक 723 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें अभी हमारे सर्वे के बाद दरारें परिलक्षित हुई हैं और लगातार हम जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उनसे टच में हैं कि किस क्षेत्र में अगर कहीं पर स्थिति अगर कहीं और कहीं दरारें परिलक्षित हो रही हैं तो वो तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं। और उधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी जोशीमठ पहुंचे और इस दौरान अजय भट्ट ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही आपदा प्रभावी लोगों से भी उन्होंने बातचीत की, उनसे मुलाकात की। अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। दोनों ही आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद की जा रही है। सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चे बच्चे को बचाना, हर परिवार को बचाना, जान माल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। स्वयं प्रधानमंत्री जी मिनट मिनट की खबर ले रहे हैं, देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री 2 दिन पहले अपना यहाँ पर पूरा देख के लोगों से मिल के ब्रीफिंग लेके गए हैं। चीफ सेक्रेटरी हमारे जो यहाँ के हैं वो कल पूरे अधिकारियों के साथ हैं। हमने अधिकारी लगाए हैं, आर्मी चौकन्नी है और यहाँ की ब्रिगेड जब 1905 में 5 अलग ब्रिगेड बनाई अंग्रेज़ों ने, सिविलियन और आर्मी अलग करी, उसमें से एक है, तो पूरी सक्षम है। 11 दस्ते हमने बनाए हैं। हमारे पास यहाँ आईटीबीपी की 3 बटालियन रखी हुई हैं।
जोशीमठ की आपदा प्रभावितों को पुनर्वास और विस्थापन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापन हो या पुनर्वास, राज्य सरकार संसाधन जुटाने का काम कर रही है, जिस पर केंद्र की तरफ से भी राज्य को पूरी मदद का आश्वासन मिला है। जो भी बजट की आवश्यकता होगी उन संसाधनों पर हम विचार कर रहे हैं। संसाधन हम सब जुटाएंगे और हमको भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हर संभव उन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया है, उन्होंने सहायता का आश्वासन दिया है। वो पता लगना चाहिए कि वो आखिर किस कारण से हो रहा है, जल का रिसाव कहाँ से हो रहा है और कितना सेंसिटिव अभी है, कितना खतरे में आने वाला है, वो सब आकलन होगा और कितना उसकी क्षति होनी है, कितना क्षति है, वो सब आकलन करने के बाद एक उसकी विस्तृत रिपोर्ट बनेगी। 678 मकान ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की हमारी योजना है। स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, बीपी गंगा आपको जोशीमठ से पल पल का अपडेट दिखा रहा है। बीपी गंगा के संपादक रोहित सिंह सावल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनके पास सीधे आपको ले चलते हैं। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अनिल जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने पर्यावरणविद हैं, पद्मश्री हैं, पद्म भूषण हैं। जी अनिल जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। अनिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप जोशीमठ में खुद यहाँ मौजूद हैं और पर्यावरण के लिए आपने इतना काम किया है, क्या लगता है आपको ये जो स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है, क्या वजह आप इसकी मानते हैं? देखिए, पहली बात तो हमको ये समय आ चुका है कि प्रकृति और हिमालय दोनों को समझे, और जोशीमठ की जो घटना है वो एक उदाहरण भी है हम सबके लिए, आने वाले समय के लिए रणनीति बनाने के लिए। अब जोशीमठ में जो कुछ भी धसाव हुआ है, अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि ये खाली जोशीमठ है, कई जगहों में इस तरह की घटनाएं इसलिए भी आती हैं कि पहाड़ की जो संरचना है वो एक तरह से मलबे पर बसा है, पूरा हिमालय, और इसमें एक तरह की पोरोसिटी भी होती है। अगर हमारी बसावट में कहीं कमी है, अति भार है, तो वो बियरिंग कैपेसिटी इसको अंग्रेजी में कहते हैं, अगर वो बढ़ती है तो उससे एक असर पड़ता है। दूसरा, नदी हमेशा टो काटती है। जहाँ जहाँ पहाड़ों में नदियाँ हैं वो किसी ना किसी दर में नदी की टो काटेगी और किसी न किसी स्तर का छोटा मोटा उसमें धसाव बना रहता है। मैं एक छोटा उदाहरण दे दूं, अड़मठ यहाँ से 9 किलोमीटर का एक क्षेत्र है। मैं 25 साल पहले मैंने स्वयं वहाँ धसाव देखा है, और वो धसाव आज उस रूप में नहीं है जो पहले था। क्यों? क्योंकि कुछ प्रयोग ऐसे भी किए गए कि वो धसाव रुके। कारण ये है कि हम एक बात समझ लेनी चाहिए कि प्रकृति के अंदर अगर यह संकेत और चिंता बताने का ये रास्ता है तो वो एक बहुत बड़ी हीलर भी होती है। क्योंकि आज जो भी घटनाएं यहाँ पे हुई उसको इस रूप में आप समझिए कि ये जो क्रैक्स है ये बढ़ भी सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन ये बात उतनी ही बड़ी सत्य भी है कि ये कल क्रैक खत्म भी होंगे। वो इसलिए हो जाएंगे कि प्रकृति का अपने एक मैकेनिज्म, हीलिंग मैकेनिज्म। क्या बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि मैं लोगों से बात कर रहा था तो कोई शंकाएं लोगों को कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जोशीमठ को पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा, लोगों में ऐसी शंकाएं हैं, क्या कहना है इस पर आप? मैं देखिए अभी पूरा बाजार भी घूम रहा हूँ, ऐसा है कि भय तो होना ही है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि जिस तरह के क्रैक्स आए हैं, मकान टूटे और गिरे हैं। लेकिन मेरा ये मानना इसमें ठोस रूप में ये है कि हमें एक भय का वातावरण इसलिए ही नहीं करना चाहिए कि हमारा पूरा पहाड़, पूरा हिमालय के संदर्भ में शायद हमें ये समझ देने के लिए जोशीमठ इशारा कर रहा है कि इसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए। हम जब भी कोई कार्य करें, विकास करें, वो चाहे कोई भी तरह की योजनाएं हों, वो सड़क बन रही हों या अन्य कोई भी प्रोजेक्ट हो, उनके अंदर जिस तरह से एग्रेसिवनेस होती है उसको धीमी गति से होना चाहिए, पहाड़ की शैली को समझते हुए होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमने जब उत्तराखंड राज्य बनाया था तो हमने निश्चित रूप से विकास के लिए भी तो बनाया था, वरना तो हम नहीं केवल राज्य मांगे। पर शैली क्या हो, अभी सवाल प्रोसेस का है, डेवलपमेंट का नहीं है। डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होनी चाहिए उस पर बातचीत और बहस होनी। ये बड़ी बात आपने कही कि विकास हो, लेकिन किस तरीके से, उस तरीके पर बात होनी चाहिए। लेकिन एक और बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि दरारें भर भी सकती हैं, कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है। निश्चित रूप से देखिए, ये तो ऊपर से जब लोड पड़ेगा तो लोड पड़ने के कारण नीचे अगर कटाव है तो नीचे जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। ये सब चीजें प्रकृति की अपनी एक कई तरह की क्षमताएं होती हैं और प्रकृति के अंतर्गत उस विज्ञान को कोई समझता भी नहीं है। मैं भी जितना बोल रहा हूं उन अनुभवों के आधार पर बोल रहा हूं जो मैंने पढ़ा लिखा, लेकिन ये भी तय है कि आने वाले समय में ये भी संभव है जिस बात को मैं कहने जा रहा हूं। तो अभी जो बड़ी आवश्यकता है, जो विशेषज्ञों को भी समझना चाहिए कि प्रकृति के विज्ञान को समझें और प्रकृति के विज्ञान और हिमालय के विज्ञान पर आधारित ही हम ये तय करें कि हमारी
कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तौर तरीके क्या होने चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी जो कोशिशें हैं कि इसे इवैक्यूएट किए जाए, सरकारों को संवेदनशील इस पे होना चाहिए ताकि जो लोग विक्टिम है उसके ऊपर मुझे पता चला है कि कार्य भी हो रहा है। लेकिन अभी जो दूसरी बड़ी आवश्यकता तत्काल पड़ेगी कि आने वाले समय में इस तरह की पुनर्वास वो समझ बनानी पड़ेगी। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए, और बड़ी बातें आपने कही और बहुत सारगर्भित बातें आपने कही। तो डॉक्टर अनिल जोशी जी का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि स्थिति पैदा हुई है, ये स्थिति ठीक भी हो सकती है, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही कि विकास हो, लेकिन उस विकास की क्या प्रक्रिया हो, उस प्रोसेस को समझना जरूरी है। ये शासन प्रशासन को भी समझना होगा। जोशीमठ से रोहित सावंत। बड़ी खबर है कर्णप्रयाग से। कर्णप्रयाग में बीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। बहुगुणा नगर इलाके में सर्वे के लिए पहुंचा प्रशासन। 50 से ज्यादा घरों में दरार आने से लोग दहशत में यहाँ पर हैं। पिछले 1 साल से इस सर्वे की मांग यहाँ के लोग कर रहे थे। खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में प्रशासन आया है और बड़ी जानकारी ये है कि यहाँ पर सर्वे के लिए प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, वहां के लोगों की बात को सुनाया, उसके बाद हुआ है एक्शन। एक जोशीमठ में घरों में दरारें आने से लोगों में खौफ है, तो वहीं रुद्रप्रयाग में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। मुराड़ा गांव में घरों में दरारें आ रही हैं, जिस वजह से लोग यहां पर खौफजदा हैं। रुद्रप्रयाग के मरोड़ा गांव के लोग घरों में दरारें आने से दहशत में जी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के नीचे से होकर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की सुरंग गुजर रही है। इन घरों में दरारें आने के पीछे भी लोग सुरंग को बड़ी वजह मानते हैं। ये टनल शुरू हुई 18 से इन्होंने शुरू करा था, 2018 से। अब 2018 के बाद तब 19, 20 और 21 3 साल किसी गांव वाले ने कोई विरोध नहीं करा। 21 सितंबर से गांव में दरारें आने शुरू हुई। अब ये काम शुरू हो रखा, आप देखेंगे ऊपर गांव में धूल जमी हुई है। नए नैनीहाल हैं, गाय हैं, बच्चे, बुजुर्ग लोग हैं, बीमारियां शुरू हो गई हैं। चारा पत्ती देखो, क्या खिलाएंगे गाय बच्चियों को। ऐसे कई घर हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं। कई घर तो अब रहने लायक भी नहीं बचे। ग्रामीणों को अभी तक रेलवे ने मुआवजा तक भी नहीं दिया। ऐसे में ग्रामीण परेशान हैं। रेल प्रशासन ने कोई भी हमारे लिए कोई मुआवजा घोषित कर रखा है, अभी तक दिया नहीं। किसी भी लोगों को कहा कि हम किराया देंगे, ना तो किराया मिल रहा, 3 महीने से किराया भी नहीं मिल रहा है। जो 3 शेड बने हैं ये तो सारे बंदरों ने क्षतिग्रस्त कर दिए। ना वहाँ पानी है, ना बिजली है। गांव की कंडीशन देख लो, किस प्रकार की कंडीशन, सारी दरारें हैं। आधा परिवार, आधे गांव वाले अभी गांव में विस्थापित है, जो कि कभी भी कुछ भी हानि हो सकती है। गाँव में कोई बच्चा दब गया, बूढ़ा दब गया या कुछ, पर प्रशासन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिन परिवारों को मुआवजा मिल गया है वो दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, मगर अभी भी कितने ऐसे परिवार हैं जो मुआवजा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। रेल लाइन का निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्था की ओर से पीड़ितों के रहने के लिए टिन शेड बनाए गए हैं, लेकिन इन टिन शेड में सुविधाएं नहीं हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और उधर देखिए बागेश्वर से भी खबर है। बागेश्वर के कपकोट में भी लोग जमीन धंसने की वजह से दहशत में जी रहे हैं। जोशीमठ की घटना के बाद लोग एक बार फिर से दरारें आने की समस्या उठा रहे हैं। खारबगड़ गांव के लोग 2013 से आपदा की वजह से बने हालात के शिकार हैं और एक और दरकती पहाड़ी है, तो दूसरी तरफ बिजली परियोजना की सुरंग के पास धंसता पहाड़ और रिसता पानी गांव के लिए खतरा बना हुआ है। तो क्षेत्र पिंडर थ्रस्ट और तेजम थ्रस्ट के बीच में आता है और ये पूरी जो बेल्ट है, ये बेल्ट है चूना पत्थरों वाली बेल्ट। और चूना पत्थरों की जो चट्टानें होती हैं, बेल्टें होती हैं, उसमें ये सैलकॉन बनते रहते हैं, है ना। इसमें बड़े बड़े छेद बन जाएंगे, हवाएं बनेंगी, उसमें फिर आपको मलुआ दिखाई देगा। ये एक उनकी वैज्ञानिक प्रक्रिया है उस क्षेत्र की। और ऐसे क्षेत्रों में तो भारी भरकम विकास की चेतावनी पहले से डॉक्टर वाल्दिया दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। रुड़की से खबर है। पूर्व सीएम हरीश रावत रुड़की पहुंचे और इस दौरान हरीश रावत ने इकबालपुर शुगर मिल के खिलाफ धरना दिया। हरीश रावत बैलगाड़ी पर सवार होकर के खास अंदाज में धरना देते हुए दिखाई दिए। हरीश रावत का कहना है कि एक तरफ शुगर मिल के गोदाम से चोरी चुपके चीनी बेची जा रही है, वहीं किसानों को पता नहीं है कि उनका बकाया भुगतान कब होगा। तो बैलगाड़ी पर सवार होकर के इस तरीके से पहुंचे हरदा।
जहां पर धरना किसान दे रहे थे, वहां पर पहुंचे, किसानों को समर्थन दिया और जल्द से जल्द किसानों का बकाया भुगतान करने की मांग की गई। 150 करोड़ रुपए के करीब चीनी मिल पर बकाया है किसानों का, और चीनी मिल से चीनी पीछे पीछे जो है बेच दी जा रही है सरकार की सह पर। 150 करोड़ रुपए में से सरकार ने इन 2-3 सालों में यदि 20-20 करोड़ रुपया भी अनुदान के रूप में दे करके किसी तरीके से हो किसानों को थोड़ा बहुत भी दिया होता तो सहारा होता। आप अंदाज लगा लीजिए एक किसान का होता ही कितना है पूंजी जो है, और उसमें यदि 150 करोड़ रुपया चीनी मिल पर बकाया हो तो सबके हिस्से कितना आया होगा किसानों को जो है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।